हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज हम आपको बात करेंगे फ्रेंड्स, आपको बताएंगे सीटेट फर्स्ट पेपर के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट थर्ड है। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट थर्ड के बारे में सॉल्व कराएंगे और ये जो होता है आपका 1 से 5 क्लास के हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपका सीडीपी का चैप्टर रहता है फ्रेंड्स, वो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में ही आपको काम देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सीडीपी जो होती है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सीडीपी से बहुत अच्छा आप लोग स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ईजिली लैंग्वेज में। तो देखिए, आपको सभी को पता है कि इसमें 150 प्रश्न आते हैं कुल, जिसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। किसी भी प्रकार की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको जितना प्रश्न आ रहा है आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 2.5 घंटे का आपके पास पूरा टाइम रहता है। अब देखिए, हम बात करेंगे इसमें जो पेपर होता है आपका 5 पार्ट में आपका पेपर बटा हुआ था। ठीक है, 5 पार्ट कौन कौन सा आपको होता है। फर्स्ट में आपका सीडीपी देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको हिंदी या फिर कुछ भी, मतलब आपको सेकंड पार्ट में आपको या तो हिंदी या तो ईवीएस देखने को मिलेगा। थर्ड पार्ट में आपका जो लैंग्वेज रहता है, कोई से भी लैंग्वेज, जैसे आपने कोई संस्कृत लिया है, किसी ने क्या इंग्लिश लिया है, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मैथ मिलता है। ठीक है, ईवीएस मिलेगा। ये 5 पार्ट में आपका जो पेपर होता है बटा होता है। सभी जो पेपर होते हैं आपके 30-30 नंबर के होते हैं। ठीक है, अब हम चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, यानी कि सीडीपी से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो सीखना क्या है फ्रेंड्स, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है समस्त प्राणियों में पाई जाती है। सेकंड दिया है एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, फिर समय के साथ शनै शनै कम हो जाती है, या फिर अध्यापक से बालक तक आती है। तो बताइए, सीखना क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए, जो सीखना है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विविध शिक्षक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया बैठने की निश्चित व्यवस्था, सेकंड ऑप्शन दिया है लचीला पाठ्यक्रम, थर्ड ऑप्शन दिया आपका मानकीकृत आकलन एंड फोर्थ ऑप्शन दिया आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो दिया है आपका मानकीकृत आपका देख करके आपका ये गलत है, नेगेटिव है। नेगेटिव वर्ड आपका मानकीकृत यहाँ पे देखने को मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका दिया है ऑप्शन पाठ्य पुस्तक केंद्रित। ठीक है, इसमें आप कोई सा भी पुस्तक केंद्रित हो या फिर शिक्षक केंद्रित हो, तो वो सभी आपका यहाँ पे क्या होगा, बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव वर्ड है। ओके, आपके दो आपके निगेटिव वर्ड मिल गया। आप देखिए यहाँ पे बैठने की इस निश्चित व्यवस्था या फिर लचीलापन। तो देखिए, बात क्या हो रही है, विविध शिक्षण। जो विविध शिक्षण होती है उसकी आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए तो किसकी आवश्यकता होती है, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लचीलापन जो होता है। ठीक है, बच्चों में क्या होना चाहिए, लचीला फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो क्लास कैसी लग रही फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार सभी लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। केस स्टडी फ्रेंड्स किसके लिए मुख्य प्रयोग की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, सेकंड ऑप्शन दिया है पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, थर्ड ऑप्शन दिया है सामाजिक सर्वेक्षण हेतु एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। तो किसके लिए जो केस स्टडी विधि है, ये किसके लिए मुख्य प्रयोग की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है केस स्टडी की बात इसमें हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो केस स्टडी विधि में शिक्षण अधिगम की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से किया जाता है इसका समाधान, और व्यक्तिगत अध्ययन से प्रत्येक छात्र को अपने ढंग से सीखने का अवसर दिया जाता है, और इस विशेषता को क्या होता है, स्वयं गति का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप केस स्टडी या फिर स्वयं सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपका जो है, इसमें व्यक्तिगत अध्ययन की बात हो रही है। ठीक है, उसमें फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सीखने की गति है, सीखने की जो गति है वो कैसी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, सेकंड ऑप्शन दिया है पूरी तरह से पर्यावरण कारकों पर निर्भर, या फिर थर्ड ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत और पर्यावरण दोनों से स्वतंत्र है। तो क्या फ्रेंड्स, इसमें फोर्थ क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए, जो व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों से दोनों से स्वतंत्र है, ये आपका नहीं होगा। इसमें आपका ये सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सीखना होता है, सीखना व्यक्तिगत भी होता है, पर्यावरणीय कारकों से भी बच्चे सीखते हैं और पारस्परिक एक दूसरे से अंतःक्रिया करके भी सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। तो यहाँ पे बात हो रही है, जो पढ़ाते समय बच्चों को चित्र दिखाने की बात हो रही है ना, उसमें महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है,
सेकंड ऑप्शन दिया है इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। थर्ड ऑप्शन दिया है विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? देखिए जो 5 क्वेश्चन का आंसर है, तो देखिए जो बच्चे को पढ़ाते समय चित्र दिखाने की बात हो रही है ना, तो उससे क्या होगा, इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है बच्चों को। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको जो बताया, कक्षा में कोई भी जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को जो अनेक तरीकों से पढ़ाया जाता है। ठीक है, चित्रात्मक विधि जो होती है इनमें एक प्रमुख विधि होती है। इस विधि के द्वारा जो बच्चे को चित्र प्रदर्शन के माध्यम से अधिगम कराया जाता है और पढ़ाते समय चित्र दिखाने से विद्यार्थी को पाठ की आसानी से। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं जिसमें प्रदर्शन के माध्यम से अधिगम कराया जाता है और पढ़ते समय चित्र दिखाने से जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ने में समझने में आसानी होती है, सहायता मिलती है उनको। ठीक है, तो इसमें आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 5th क्वेश्चन का। तो इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन करेक्ट है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। सेकंड ऑप्शन दिया घर का वातावरण। थर्ड ऑप्शन दिया बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? इसमें प्रारंभिक सामाजिक विकास पूछा जा रहा है ना। तो सामाजिक विकास जो होगा वो कहाँ से होगा फ्रेंड्स? सबसे पहले घर के बाहर से बच्चा देखिए सबसे पहले अपने घर से मिलता है। अगर हम बात करेंगे तो पारिवारिक हो गया, और सामाजिक की अगर हम बात करें तो सामाजिक फ्रेंड्स अपने घर के आसपास का जो वातावरण होता है उससे। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? घर का वातावरण। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे 7वां क्वेश्चन की। तो 7वां क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? बालकों में यदि अंतः व्यक्तित्व संबंधों की पुनर्व्यवस्था करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके मानसिक तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे। सेकंड ऑप्शन दिया है सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे, अंतः व्यक्तित्व संबंधों की ओर प्रेरित करे। या फिर दिया है शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें। या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। तो बताइए बालकों में यदि अंतः व्यक्तित्व संबंधों की पुनर्व्यवस्था करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे? तो 7वां क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उसमें देखिए सामाजिक संवेगात्मक विकासों का भी अध्ययन करना चाहिए उसको, और उसके अंतः व्यक्तित्व संबंधों की ओर प्रेरित भी करना चाहिए। ठीक है, कि उसका अंतरात्मा, उसकी मन क्या कह रहा है, क्या करने को कह रहा है। ठीक है, बालकों में यदि अंतः व्यक्तित्व संबंधों की पुनर्व्यवस्था करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे और क्या करे? उनके अंतः व्यक्तित्व संबंधों की ओर प्रेरित करे। ठीक है, ये सबसे वैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, तो आपको समझ में आया फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? 7वें क्वेश्चन में आपका सेकंड क्वेश्चन करेक्ट रहेगा। ओके, अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा अच्छे से पूरा डिटेल में बताया है, कंटेंट कराया है इसका सभी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात यहाँ पे कह रहा है, इसमें क्या शामिल है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना। सेकंड ऑप्शन दिया है शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। थर्ड ऑप्शन दिया है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना और उनको श्रेणीबद्ध करना। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो बताइए 8वां क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है। ठीक है, तो मूल्यांकन जो होता है फ्रेंड्स ना, वो मूल्यांकन में मापदंडों व उपकरणों की योजना जो है बनाई जाती है, वो आपका करेक्ट रहेगा। इसमें फ्रेंड्स जो समय समय पर परीक्षण करने की बात हो रही है, यहाँ पे ये आपका निगेटिव रहेगा। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट सेकंड फोर्थ करेक्ट है। तो इसमें देखिए आपको कोड जो दिया गया है कौन सा करेक्ट होगा, तो आपका इसमें ये करेक्ट होगा। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं? तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या कह रहे हैं, उनके जो नैतिक सिद्धांत उन्होंने दिए। मैंने आपको पूरा लॉरेंस कोहलबर्ग का पूरा नैतिक सिद्धांत अच्छे से बताया है, और जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें देखिए मैंने अच्छे से आपको बताया है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्शन पहले से पढ़ लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। सेकंड ऑप्शन कह रहा है यह अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो बताइए जो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा जो प्रतिपादित नैतिक विकास के अधिकारित एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय करता है कि क्या सही है क्या नहीं है।
ठीक है। तो इन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या कहा है कि जो भी गलत है या फिर सही है तो समाज तय करता है, क्योंकि नैतिक विकास के इस स्तर पर बच्चे समाज के नियमों एवं व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं और वे नियम एवं व्यवस्थाओं के अनुपालन हेतु जवाबदेह हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स 9 क्वेश्चन में आपका 3rd क्वेश्चन सही हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचना सोच को बढ़ावा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे समालोचना चिंतन की बात हो रही है। समालोचना चिंतन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, सौर प्रणाली का आरेख बनाओ। सेकंड कह रहा है 328 को 984 से गुणा करो। या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे समालोचना चिंतन को बढ़ावा देने की बात हो रही है। ठीक है, उनके जो माइंड है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, तो बताइए अगर बच्चों को इसका आलेख बनाने कहा जाएगा तो बच्चे की जो समालोचनात्मक चिंतन है वो बढ़ेगा या फिर इसको। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें शहरी और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें, ताकि यह प्रश्न समालोचना सोच को बढ़ावा देगा। अगर मैं आपको बता दूं, जो शहरी और वैश्विक को विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर एक ही तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं और उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्तर वाले लोगों का इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर निम्न सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाले वर्गों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक जिसने भी लाइक ना किया लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, और ये मेहनत मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। बहुभाषीयता पे, एक भाषावाद पे, या फिर पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, या फिर पूरे देश में निर्देश का माध्यम जो है हिंदी है। तो बताइए ये किस पे बात करती है। भाषा के संदर्भ में जो नीति 2020 है वो किस पे बात करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो देखिए मैं अगर बात करूँ जो भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें बहुभाषीयवाद, ठीक है, बहुभाषिता पर बल दिया गया था। क्योंकि क्या हुआ था, इसके तहत कक्षा 5 तक की पढ़ाई जो है मातृभाषा यानी कि स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में कराई जाएगी। ठीक है, मातृभाषा को फ्रेंड्स स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है। और साथ ही स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का भी विकल्प उपलब्ध होगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बहुभाषीयता, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ये जो इसमें पूछ रहा है शिक्षा के बारे में। ठीक है, शिक्षा जो है किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह जो शिक्षा होती है फ्रेंड्स, यह शिक्षा की संकुचित व्याख्या है कि शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, या फिर कोई भी स्थान हो। ठीक है, कहीं पे भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा क्या है, संकुचित करना है। ठीक है, शिक्षा का जो संकुचित करना है, इसमें आपका जो 12वां क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इरफान खिलौने के हिस्से को देखने के लिए उन्हें अलग अलग तोड़ देता है, आप क्या करेंगे। बताइए, इरफान एक लड़का है जो क्या करता है, खिलौने के अलग अलग हिस्से को तोड़ देता है। तो बताइए आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इरफान को खिलौने के साथ कभी नहीं खेलने देंगे। सेकंड ऑप्शन दिया है, हमेशा नज़र रखेंगे। थर्ड ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे बात हो रही है ना इरफान के साथ क्या किया जाएगा, तो उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है, उसे यह समझाएं कि खिलौना कमज़ोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। तो बताइए 13वां क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ना, इरफान क्या है, इरफान एक लड़का है तो उसकी जिज्ञासा बेहतर अधिक की कुंजी होती है। ठीक है, अधिगम की कुंजी होती है। अगर विद्यार्थी तथ्यों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो शिक्षक को उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की ओर निर्देशित करके उनकी जिज्ञासा को शांत करने के बेहतर अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका 13वें का आपका जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके,
अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कह रहा है कि विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है। तो इसमें बताइए जो विकास है इसका मुख्य रूप कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, सेकंड ऑप्शन दिया है संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, थर्ड ऑप्शन दिया है नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। तो बताइए विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है। तो यहाँ फ्रेंड्स विकास का मुख्य रूप पूछा जा रहा है, मुख्य रूप कौन सा नहीं है, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो आपका देखिए यहाँ पे जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास है ये सभी आपका जो है 14 क्वेश्चन नंबर जनसंख्या विकास और जो भूमि विकास आपका फोर्थ ऑप्शन जो दिया है वो विकास के मुख्य रूप नहीं है, क्योंकि जो विकास होता है विकास शब्द कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणवत्ता परिवर्तनों को प्रकट करता है, ठीक है। इन परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से मापन कठिन होता है, लेकिन जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास होता है वो विकास के प्रमुख रूप होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया विकास के जो प्रमुख रूप कौन कौन से होते हैं। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, नैतिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, ये सब विकास के प्रमुख रूप हैं। ओके, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं का ऑप्शन नहीं से जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब फ्रेंड्स जो आगे के आपको क्वेश्चन बच जाते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, तो फ्रेंड्स सभी से फिर से एक बार मैं कह दूँ, कहीं से अगर आपको कुछ भी डाउट हो फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको देखिए पिछला भी मैंने करा रखा प्रैक्टिस सेट, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मैंने CDP का कराया है और EVS का कराया है, ठीक है। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि कोई भी जो होता है, कोई भी व्यक्ति है वो सब पूरे विषय का ज्ञाता नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अंदर जो होता है ना किसी एक या फिर किसी 2 सब्जेक्ट को लेकर के उसको नॉलेज होता है। सभी पढ़ते हैं लेकिन सबको क्या होता है 1 या 2 में वो महारत हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, मुझे जो है फ्रेंड्स में CDP और EVS जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं CDP और EVS आपको करा रही हूँ, ठीक है। हिंदी भी ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स में हिंदी का जो मैंने ग्रामर का पोर्शन है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप लोग ग्रामर पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, अगर आपको देखना थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिए जा करके, क्योंकि जो आपका ग्रामर का पोर्शन है वो आपका 2 या 4 नंबर का आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की क्लास अच्छी लगी होगी। सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके।